चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स इनकी हम बात कर रहे हैं और इसके एक यूनिट के 2 चैप्टर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। दूसरे यूनिट का पिछला चैप्टर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर था उसको हम अभी रिसेंटली उसको ख़त्म कर चुके हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं लेसन 2 की, जो है डाइवर्स लर्नर्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक टॉपिक, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लें, जनरल जो इन सर्विस टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लें, या अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे जो है वो एक मेजर प्रोपोर्शन जो है वो हम देखते हैं कि रहता है क्वेश्चंस का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशंस क्या है, रिमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, और क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं डाइवर्स लर्नर्स को लेकर के। गिफ्टेड लर्नर्स की हम बात करेंगे, लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे, और साथ साथ क्रिएटिव लर्नर्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर टच करेंगे। दिस इज़ मी युद्धवीर टंडन, आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले डाइवर्स लर्नर्स की। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि लर्निंग नोज नो बाउंड्स। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ हमें बताती है। ये पिक्चर हमें बता रही है कि हर तरह का बच्चा सीख सकता है, चाहे उसको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो व्हील चेयर पे हो, स्टिक्स की सहायता से हो, वेदर ही इज मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, विजुअल उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऑडिटरी कोई प्रॉब्लम्स हैं, मोटर डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग नोज नो बाउंड्स। तो ये एक मेजर लाइन है, इसको आप याद रख सकते हो और अपने एग्जाम में लिख भी सकते हो। और ये क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है कि लर्निंग नोज नो बाउंड्स जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो इसको आप इंक्लूसिविटी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, डाइवर्स लर्निंग नीड्स या डाइवर्स लर्नर्स से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। अब एवरी चाइल्ड इज यूनिक इन एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड प्लेस ऑफ लर्निंग, पेस ऑफ लर्निंग। हर बच्चा जो है वो यूनिक है उसकी एबिलिटी में, उसके इंटरेस्ट में और उसकी पेस ऑफ लर्निंग में। सभी की पेस एक जैसी नहीं है, सभी की एबिलिटीज़ जो है वो हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं, और सभी के इंटरेस्ट वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब डाइवर्सिटी जो है क्लासरूम में, उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। एक तो गिफ्टेड लर्नर्स को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिव लर्नर्स हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, स्लो लर्नर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अ टीचर मस्ट आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू दीज डिफरेंसेस। बड़ा ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए टू आइडेंटिफाई these sort of learners, these different sort of learners, and to respond to these differences। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, इसमें BF स्किनर का एक बड़ा ही बेहतरीन कोट जो है वो आता है। वो कहते हैं, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, ये डेफिनेशन पढ़ी थी। तो दिस डेफिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज डाइवर्स लर्नर एज वेल। तो टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आज जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम किस रूप में लेते हैं, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मेजरेबल एस्पेक्ट को जो हमारी टोटल पर्सनैलिटी में शामिल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें डाइवर्स लर्नर्स के, तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, उनकी कॉग्निटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरी करती हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वेरी करती हैं, और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कॉग्निटिव यानी कि हमारे हेड से जुड़ा हुआ, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ जितना भी फंक्शनिंग है वो डाइवर्स लर्नर्स में डाइवर्स होगा। डाइवर्स लर्नर्स की जो इमोशनल डिफरेंसेस हैं, जो सेंसिटिविटी है, जो सेल्फ कंसेप्ट है, और जो मोटिवेशन है, उसमें भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि डाइवर्स लर्नर्स के कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्स होंगे, डाइवर्स लर्नर्स के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्स होंगे, और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके डाइवर्स यानी अलग अलग तरह के होंगे, विविध होंगे, एक जैसा नहीं होगा। वैलिड इंटरेक्शन स्टाइल एंड पीयर रिलेशनशिप्स भी हमें इसमें डिफरेंट मिलते हैं। जो बच्चा
गिफ्टेड होगा उसका पीयर रिलेशनशिप अलग तरह का होगा। जो बच्चा बिलो एवरेज है उसका या स्लो लर्नर है उसका पीयर रिलेशनशिप अलग तरह का होगा। और इसी तरीके से इनकी इंटरेक्शन के स्टाइल भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो एक हम कह सकते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड है वो हेल्दी होगा बिल्कुल, उसकी सेंसर एबिलिटीज़ बहुत हाई होंगी, मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होंगी। नहीं वहीं उसके विपरीत अगर एवरेज की बात करें तो ये सब चीज़ें उसमें एवरेज हमें देखने को मिलेंगी। इसमें कोई बहुत बड़ा जो हमें डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कल्चर को लेकर के जो उसकी सोच है, उसकी कल्चरेशन है, वो अलग लेवल की होगी। यानी कि जो बच्चा बहुत बेहतरीन होगा, जो गिफ्टेड होगा, वो कल्चरली अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगा, अच्छी तरह से अपने आप को समायोजित कर पाएगा किसी विशेष संस्कृति में। और उस संस्कृति को सीखने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, उस संस्कृति में सुधार करने को लेकर के वो सोचेगा, उस संस्कृति को प्रिजर्व करने को वो सोचेगा और कहीं ना कहीं उसको चरमोत्कर्ष पर लेके जाने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी ओर लिंग्विस्टिक अगर सेंस में हम बात करें तो लैंग्वेज एबिलिटीज भी बच्चों में डिफरेंट होती हैं डाइवर्स लर्नर्स की, उनकी लर्निंग कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली। इसमें देखिए लर्निंग स्टाइल्स की यहाँ पर बात की जाती है तो आप सभी जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स कितने तरह के होते हैं। वर्बल हैं, कुछ बच्चे वर्बली सीखते हैं, विजुअल हैं, कुछ विजुअली सीखते हैं, म्यूजिक से ज़्यादा सीखते हैं, उनको ऑडिटरी लर्नर्स हम कह सकते हैं। इसी तरीके से फिजिकल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो हाथ और अपने शरीर की जो अन्य सेंस ऑर्गन्स हैं उनका प्रयोग करके ज़्यादा सीखते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे जहाँ वो लॉजिकल या मैथमेटिकल ज़्यादा होते हैं, कुछ सोशल ज़्यादा होते हैं, कुछ सॉलिटरी होते हैं और कुछ जो है वो कम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज़्यादा का। यानी बच्चा ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा जो काइनेस्थेटिक भी है, वर्बल भी है, विजुअल भी है, या वर्बल है और विजुअल है, या वर्बल है और काइनेस्थेटिक है, विजुअल है और काइनेस्थेटिक है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी मैथमेटिकल और जो सॉलिटरी कैपेसिटीज हैं या उसकी लर्निंग स्टाइल्स हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सोशल है और वो म्यूजिकल या ऑडिटरी लर्नर भी है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे, कौन सा बच्चा जो है वो विजुअल है, स्पेटियल है, बॉडीली या काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल कौन सा है, लिंग्विस्टिक कौन सा है, मैथमेटिकल कौन सा है, इंटरपर्सनल कौन सा है, इंट्रापर्सनल कौन सा है। देखिए इंटरपर्सनल हो गया एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच की तुलना, वो इंट्रापर्सनल है। पर्सनल इंटरपर्सनल है, और इंट्रापर्सनल हो गया व्यक्ति के अपने अंदर के अलग अलग डोमेन्स को लेकर के जब हम तुलना करते हैं कि किसी एक, जैसे मेरा अगर मैं बात करूं तो मानसिक विकास अलग तरह का होगा, शारीरिक अलग तरह का होगा, भावनात्मक अलग अलग तरह का होगा, तो वो इंट्रापर्सनल हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से हम जो है वो अलग अलग सेटिंग्स में यदि ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो सबसे पहला तरीका तो ऑब्जर्वेशन ही है किसी भी डाइवर्स लर्नर को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा है रेगुलर असेसमेंट और परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। ये अगर हम किसी की रेगुलर असेसमेंट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टीचर पेरेंट कोलैबोरेशन यदि होगी, टीचर्स पेरेंट को फीडबैक देंगे, पेरेंट्स टीचर को जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारा बच्चा कैसा है, और टीचर्स को फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है डाइवर्स लर्नर्स की। इसी तरह से यूज ऑफ चेक लिस्ट एंड रेटिंग स्केल्स कई ऐसे बने हुए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, उनको भी यदि हम यूज करें, जैसे अगर हम बात करें एक हमारा एनसीईआरटी ने ही इस पर जो है वो एक ऐप बनाया है, उस ऐप में ऐसी चेकलिस्ट दी गई है, यदि उस चेकलिस्ट को आप चेक करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप एक आइडेंटिफिकेशन की स्थिति में आ जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। आप एक प्रोफेशनल नहीं है लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बने इस तरीके से होते हैं चेकलिस्ट। अब स्क्रीनिंग की जा सकती है काउंसलर्स और स्पेशलिस्ट के द्वारा जब ज़रूरत है। यदि उस पर्टिकुलर ऐप में ये फीचर है, आप उसको जैसे चेक करते जाएंगे, जैसे बच्चे की विशेषताओं को टिक करते जाएंगे, और यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई बच्चा डाइवर्स लर्नर है तो फिर उसको रेफर किया जा सकता है किसी काउंसलर को या किसी स्पेशलिस्ट को। यानी वो इस तरह के फीचर से ये हमारे ऐप्स जो है ये लैस होते हैं, या इससे जो है वो पूरे तरीके से इसमें ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब देखिए डाइवर्स लर्नर्स की जो रिमेडियल मेजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि डाइवर्स लर्नर्स को आप एक बार इस तरह से भी समझिए कि फॉर एन एग्जांपल सपोज कि एक एवरेज जो आईक्यू है वो 100 है, ठीक है, और 100 एवरेज आईक्यू से जो ऊपर की तरफ यानी कि उससे आगे के जितने होंगे टॉप पे,
ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 130 और 140 जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हम उनको मानते हैं। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो भी डाइवर्स लर्नर है, और एवरेज से नीचे वाला 100 से नीचे वाला जो स्लो लर्नर है वो भी डाइवर्स लर्नर है। यानी डाइवर्स लर्नर में हम सिर्फ और सिर्फ गिफ्टेड की बात नहीं करेंगे, इसमें हम स्लो लर्नर की भी बात करेंगे। यानी कि दोनों तरफ की जो एक्सट्रीमिस्ट लिमिट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है डाइवर्स लर्नर्स में। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हमने उनको रिमेडियल मेजर्स की बात करनी तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मैंने इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस वाली हमारी वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, अगर आपने उसको देखा होगा यू विल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट। अब पीयर ट्यूटरिंग की हम बात करते हैं, इसमें भी मैंने वहां बताया था कि कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, एज ग्रुपिंग कर सकते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बना सकते हैं, इसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यानी बच्चा अपने अध्यापक से ना सीखकर, अभिभावकों से ना सीखकर अपने ही सहपाठियों से सीखता है। इससे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग एनकरेज होती है। अब मल्टी सेंसरी टीचिंग भी इसमें आ जाती है, हमने मल्टीमीडिया का यूज करना है, एक मीडिया से नहीं सिखाना है। कहते हैं सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सो एज मच एज सेंसेस वी कैन इंक्लूड, इट इज बेनिफिशियल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। जितनी ज्यादा हम सेंसेस को यूज कर पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो जो ग्रुपिंग हम करेंगे वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने ग्रुपिंग कर दी और एक हफ्ते बाद हमें लगा कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिजायर्ड आउटकम्स अचीव नहीं हो पा रही हैं, देन वी शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ द ग्रुप और रीफॉर्म द ग्रुप। रेगुलर फीडबैक मिलना चाहिए टाइम टू टाइम, और ये एक इन्फोग्राफिक भी मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस एज वेल। अब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करने जा रहे हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो मीनिंग है, जैसे मैंने कहा डाइवर्स लर्नर्स में हर तरह के लर्नर है, गिफ्टेड भी हैं, स्लो भी हैं, लर्निंग विद डिसेबिलिटीज भी हैं, ये भी मैं बता दूं। और इसके साथ साथ जो एवरेज लर्नर्स को भी इसमें जो है वो इसमें एवरेज लर्नर्स को भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स को ही लिया जाता है। अब इसमें देखिए, अब मीनिंग की हम बात करते हैं। मीनिंग की अगर हम बात करें तो लर्नर्स विद सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, वो लर्नर्स जिनमें सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण तरीके से क्या है, औसत से ऊपर की बौद्धिक क्षमताएं हैं। औसत से ऊपर की, औसत नहीं, औसत से ऊपर की, उनको बोलेंगे गिफ्टेड। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो तीन तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू टेस्ट। अब देखिए, एल एम टर्मन ने जो है वो एक सेट किया है आईक्यू की 140 लोअर लिमिट है गिफ्टेडनेस की, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हमें आइडेंटिफाई करने का या डिफाइन करने का गिफ्टेड चाइल्ड को। अब जनरली जो है इट कैन वेरी फ्रॉम 110 टू 140। वैसे तो टर्मन ने इसको 140 कर दिया लोअर लिमिट, लेकिन बहुत से ऐसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से इसको आगे फर्दर जो है वो इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ने इसको 110 माना है, कुछ ने 100, 120, 30 और 40, जैसे कि हमने टर्मन का भी सुन ही लिया। तो यानी कि 110 से 140 की जो रेंज है, इसे हम क्या कह सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड की रेंज कह सकते हैं। ये तो आ गया पहला तरीका। दूसरा है सोशल पोटेंशियलिटी। अब जो वीटी हैं वो कहते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज whose performance is consistently remarkable in music, art, social leadership and other forms of expression। यानी वो आईक्यू से अलग, आईक्यू से हट करके एक तरीका बताते हैं इन गिफ्टेड चाइल्ड्स को डिफाइन करने का, कि वो बच्चे जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक बार किसी ने हाईएस्ट स्कोर कर लिया या म्यूजिक में एक आधा कोई गाना अच्छा गा दिया उसके बाद वो अच्छा गा ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस यदि किसी की है तो हम कह सकते हैं कि उसका आईक्यू जो है वो हाई है या वो गिफ्टेड चाइल्ड है। अब इसमें आर डब्ल्यू टाइलर ये बड़े फेमस हुए हैं, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट, ये क्या कहते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड इज ही हु इज एक्सेप्शनल इन द अमाउंट ऑफ हिज प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्शन। तो आर डब्ल्यू टाइलर क्या कहते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो है जिसमें एक्सेप्शनल है, जो इन अकाउंट ऑफ हिज प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन किस दर से कर रहा है, ठीक है, कितने ज्यादा प्रोड्यूस वो कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट की बात कर लें या उसका पर्टिकुलर जो एरिया ऑफ फील्ड ऑफ वर्क है उसमें वो किस तरीके से प्रोडक्शन रेट है उसकी, और उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे यदि कोई रिसर्चर है तो वो कितनी ज्यादा रिसर्चेस कर रहा है, टाइम कितनी फ्रिक्वेंट रिसर्चेस कर रहा है और उन रिसर्चेस की क्वालिटी कितनी है। कोई सिंगर है तो वो कितने फ्रिक्वेंटली जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है नए नए सॉन्ग्स और उनकी क्वालिटी। इसी तरीके से यदि कोई, मान लीजिए कि कोई एक लॉयर है, वो कितने केसेस जीत रहा है और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी कितनी है, कितने केसेस उसको हैंडल करने को मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी कितनी है। तो ये आ गया गिफ्टेडनेस का एक अलग अलग पैरामीटर्स या अलग अलग डेफिनेशन के क्राइटेरियाज।
अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे। देखिए इसके अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जर्नल में हम देखते हैं वो क्विक लर्नर्स होते हैं, एडवांस्ड वोकैबुलरी होल्ड करते हैं, हाई क्यूरियोसिटी होती है उनमें, बहुत जिज्ञासु होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं वो, और स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड रीजनिंग पावर उनकी होती है। तो ये आगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी उनकी कुछ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे दे हैव बेटर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज, मेमोराइज, सिंथेसाइज एंड रीजन आउट थिंग्स। मतलब क्या हुआ इस चीज का, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी योग्यता बहुत बढ़िया होती है किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। यदि उनको एक बार कोई चीज दिखा दी जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने पीछे अभी आपको RW टाइलर की एक फोटो दिखाई है। जो बच्चा गिफ्टेड होगा वो एक बार इस फोटो को देखने के बाद यदि दोबारा ये फोटो कहीं अपेयर होगी, ही कैन रिकॉग्नाइज दिस फोटो वेरी इजीली एज कंपेयर्ड टू अदर। अब इसमें देखिए एनालाइज करता है वो सिर्फ फोटो को ही नहीं देखेगा, वो देखेगा कि RW टाइलर ने जो पैरामीटर दिया है जो डेफिनेशन का, वो एक अलग पैरामीटर है, वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन रेट से जुड़ा हुआ है। VT ने जो दिया पीछे वो किससे जुड़ा हुआ था, वो सोशल या सोशियबिलिटी से जुड़ा हुआ है। और उससे ऊपर जो टर्मन ने दिया वो किससे जुड़ा हुआ है, वो IQ से जुड़ा हुआ है। और उसमें भी टर्मन ने 140 दिया और बाकी ने 110 से 140 के बीच की रेंज को दिया है। तो वो एनालाइज करेगा, इनको तोड़ के देखेगा। एनालाइज करना है किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको समझना। मेमोराइज, इसके बाद वो मेमोराइज भी कर लेगा, इस वीडियो को देखेगा, नहीं उसको समझ आएगी वो दोबारा से इसको देखेगा, बट ही विल ट्राई टू मेमोराइज। और वो सिंथेसाइज भी करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया उसी को ही सच मान लेगा। इसके बाद फिर वो दो तीन की बातों को ध्यान में रखकर, जैसे 140 और 110 से 140 की रेंज को जब वो देखेगा ना तोड़ के, उसका एनालिसिस करेगा, फिर वो उसको सिंथेसाइज भी करेगा कि नहीं यार, ना तो हमें एक्सट्रीम 140 मानना चाहिए ना 110 मानना चाहिए। वो हो सकता है अपने दिमाग में कंसेप्ट बना ले कि भाई मैं जब टीचर बनूंगा या मैं जब इस तरीके की रिसर्चेस में जाऊंगा तो मैं 120 से 130 तक के जो IQ लेवल होगा उसको गिफ्टेड मानूंगा। तो ही कैन रीजन आउट थिंग्स, वो रीजन कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन कुतर्क नहीं करता है। ये उसकी क्वालिटी है। अब एक्सटेंसिव रैपिडिटी इन लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज फॉल्स अंडर द रेजिम ऑफ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटेंसिव रैपिडिटी इन लर्निंग, यानी कि वो बहुत जल्दी सीख जाता है और कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत जल्दी से पढ़ेगा और उसको समझ आएगा, आ जाएगा, जिस्ट निकाल लेगा वो। और कुछ होंगे वो लगे रहेंगे फिर भी उनको समझ नहीं आएगा। अब क्विक एंड क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशन उनका होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करते हैं, मतलब वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो मूर्त रूप में सामने नहीं है। जैसे दर्शन के अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, आत्मा की बात करना, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो पहले क्या थी, दर्शन की ही एक शाखा थी। तो उस समय के जो जितने भी हमें नाम याद आते हैं, चाहे एरिस्टोटल है, प्लेटो है, ठीक है, इसके इसके साथ साथ जितने भी और थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो सारे के सारे क्या थे, वो गिफ्टेड चिल्ड्रंस थे एट देयर टाइम जब वो पढ़ रहे थे, बिकॉज दे आर दे आर एबल टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इमेजिनेशन उनकी बहुत जबरदस्त है। आप देखेंगे कुछ लोगों ने इतनी बढ़िया इमेजिनेटिव स्टोरीज लिखी हैं आज से कई सौ साल पहले, जो आज भी सच हो रही हैं धीरे धीरे, और अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो लिखा है आने वाले टाइम में कभी वो जरूर सच होगा, जो अभी तक सच नहीं भी हुआ है। जैसे एलियंस की बात है, कई एलियंस पे लिखते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन है, वो सोचते हैं। कई जो है वो साइंस फिक्शंस लिखते हैं, ऐसे ऐसी इमेजिनेशन जिसमें साइंस का बेस छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये एक कैपेबिलिटी है, ये एक एबिलिटी है, ठीक है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मानते हैं। कुछ और मैंने यहाँ पर एनलिस्ट की हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज एज वेल। अब देखिए इसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, बेटर प्लानिंग कैपेसिटी है अपने लिए ना। प्लानिंग जब मान लीजिए मैं, मेरे पास अब मुझे पता था कि ये वीडियोस मैंने अपलोड करनी है, तो मैंने एक प्लानिंग बनाई, उसके बाद मैंने इनका कंटेंट तैयार किया। अब उसके बाद जो है वो मैं इनको अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं प्लानिंग से चलाऊँ, ठीक है। इसी तरीके से जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो भी एक प्लानिंग से चलते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है उनकी क्लासरूम में। अब एज ए टीचर हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं, उनको जितना भी बोले कि बेटा आप दूसरों को थोड़ा मौका दो, वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से जो अपने आप जवाब निकल जाता है। दे कांट होल्ड देमसेल्फ, वो एक्टिव है, वो फॉन्ड ऑफ क्वेश्चनिंग है। उनके मन में जैसे ही कुछ जिज्ञासा आएगी, सवाल आएगा, ही विल आस्क अ क्वेश्चन और शी विल आस्क अ क्वेश्चन। सिंसियर होते हैं और ड्यूटीफुल होते हैं, जो काम दे दिया वो दे दिया, उसको करेंगे, होमवर्क करेंगे। कभी नहीं किया होगा, दे विल फील गिल्टी, वो गिल्टी फील करेंगे कि यार मैंने किया नहीं, आज मेरे से गलती हो गई। हाई अचीवर्स होते हैं क्लास के वो,
ठीक है, चाहे वो एकेडमिकली बात करें, स्कॉलिस्टिकली बात करें, या हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, हर जगह जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो हाई होती हैं, और ना भी हो तो दे कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, दे आर वेल मैच्योर। छोटी उम्र में लगता है कि नहीं यार ये बच्चा है, मैच्योर है ये, है? इसको देख करके लगता है पता कि ये समझदार है। पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप्स में, कई बार हम बोलते हैं कि आप ये काम करेंगे तो पूरा ग्रुप उनकी बात को मानता है, और हम उन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, बिकॉज वी नो दैट दे आर गिफ्टेड चाइल्ड एंड दे आर पॉपुलर इन देयर ग्रुप्स। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उनमें होती है, डेमोक्रेटिक होते हैं अपने नेचर में। ये थोड़ा सा बट लेटर स्टेज में आता है, प्राइमरी में ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होता है बच्चा, लेकिन जब वो बड़ी स्टेजेस में उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेवारी मिलती है, या फिर वो जाकर के पंचायत में जो है वो जब अगर पंचायत लेवल के इलेक्शंस में वो जाते हैं, या अगर हम देखें हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, तो उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू come back to the doors of peoples, and they have to again ask them for votes. So they are very much democratic in their nature. तो ये एक उनकी क्वालिटी होती है, हाई मॉरल क्वालिटीज उनकी होती हैं। लेकिन ये भी वेरी करता है, सभी की मॉरल क्वालिटीज हाई ना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मॉरल क्वालिटीज को वैल्यू करते हैं, परिस्थितियों को देख करके। बोलते हैं ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, दैट इज अ सेपरेट मैटर, लेकिन फिर भी उनके अंदर मॉरल वैल्यूज होती हैं। दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। हाँ, ऐसा हो सकता है पता होते हुए भी वो अपनी गिफ्टेडनेस का प्रयोग करके मोरालिटी को भी बीट करने की कोशिश करें, बट दे नो एटलीस्ट दैट व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल। इसके बाद ह्यूमरस होते हैं, हॉनेस्ट होते हैं। आप देखिए जितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं उतने बीच बीच में जॉक्स भी वो, है ना, पास करते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी जॉक्स पास होते हैं। तो क्या रीजन है उसका? क्योंकि वो वहां पर जो जाते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन रहे होते हैं अपने टाइम के। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमरस नेचर उनका रहता है। और इसके बाद कुछ एक और कॉमन गिफ्टेड ट्रेट्स मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हैं, वन कैन हैव अ लुक ऑन दीज एज वेल। इसके बाद आप, मैं एक बार फिर से इसको स्क्रीन को थोड़ा सा रखता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, नेक्स्ट गिफ्टेड चिल्ड्रंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें जो हम कर रहे हैं, सॉरी करेंगे नहीं, तो कुछ नेगेटिव भी होती है ना कैरेक्टरिस्टिक्स। गिफ्टेड चिल्ड्रंस में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। क्या है? जैसे सम टाइम दे मे बी रेस्टलेस, इनअटेंटिव एंड डिस्टर्बिंग। और स्पेशली कब? जब उनकी नीड्स को हम कैटर नहीं कर पाते हैं। वो आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं जब हम इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। आइडेंटिफाई इनडिफरेंट हो सकते हैं कई बार वो क्लास वर्क को, जब उनके लेवल का क्लास का काम नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है और उसको हम ABC दे दें लिखने को, वो शायद अच्छे से ना लिखे। यदि हम क्रिएटिवली ABC दें कि आपने A फॉर एप्पल नहीं लिखना है, एप्पल के अलावा आपने कोई 3 शब्द और लिखने हैं और Z तक जाना है, तब वो इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट लिखो, तो वो बाकी जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो तो इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि वो उनके लेवल का है। लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो उसमें इनडिफरेंट हो जाएगा, उसको मजा उसमें नहीं आएगा। आउटस्पोकन होते हैं, जो मन में आएगा एकदम बोल देंगे, चिंता नहीं करेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आउटस्पोकन होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद इगोइस्ट होते हैं, कई बार जेलस कर लेते हैं। मान लो उनके लेवल का कोई और क्लास में आ जाए तो फिर वो जेलसी उनको हो जाती है कि यार ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। इगोइज्म उनमें थोड़ा ज्यादा होता है। केयरलेस हो जाते हैं कई बार, पुअर इन हैंडराइटिंग होते हैं, स्पेलिंग होते हैं, ये सब केयरलेसनेस की वजह, सिली मिस्टेक्स कर देंगे। ठीक है, BAT बैट को BET बैट लिख देंगे, जबकि पता होगा कि बैट है, स्पेलिंग याद भी होगी, लर्न भी होगी, सुना भी देंगे, लेकिन लिखने में गलती कर देंगे। तो ये केयरलेसनेस भी उनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ टीचर का रोल आता है कि वो कैसे उनको मतलब कि उसको जो है वो करते हैं। इसके बाद एनरिचमेंट। अब नीड्स क्या है इनकी, देखिए। एनरिचमेंट बियॉन्ड रेगुलर करिकुलम, जो रेगुलर करिकुलम है वो रेगुलर बच्चों के लिए है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गोलगप्पे खाते हैं ना, तो एक फ्लेवर होता है उसमें, रेगुलर होता है, पुदीना होता है, लहसुन होता है, इसके अलावा मीठा होता है, खट्टा होता है, ये होता है, वो होता है, जो जीरा होता है ना। लेकिन जो पहली बार जाता होता है, रेगुलर ही दो यार, ठीक है रेगुलर ही खाएंगे, तो सबसे ज्यादा चलता भी रेगुलर ही है। कोई होता है बीच में जो सबसे तीखा लेगा, कोई होगा जो मीठा लेगा, कोई होगा जो गार्लिक फ्लेवर को पसंद करेगा, कोई होगा जो जीरे को पसंद करेगा। तो ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना, ये इनको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ये रेगुलर फ्लेवर वाले नहीं है, इनको हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स देने पड़ते हैं। तो ये एक हमें थोड़ा सा देखना है कि अपॉर्चुनिटी कैसे हम क्रिएट कर सके उनके लिए, हाउ वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप फॉर देम, और क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज कैसे हम उनके लिए दे सकते हैं। स्कूलों में बाल संसद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको जो डिफरेंट पोस्ट हम दे सकते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स डेवलप करने हैं। ये चीज मैंने वहां पर अपने सिंगापुर में सीखी थी। हम अक्सर इंडिया में बात करते हैं, इवन मैं एज ए टीचर हम भी यही बात करते हैं कि हम बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे, लेकिन सिंगापुर में रिस्पॉन्सिबल लीडर्स डेवलप करने की बात की जाती है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि मुझे याद आई, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस की। चैलेंजिंग टास्क हैं,
प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिलती है, जो हमें बच्चों को देनी है, क्योंकि वो गिफ्टेड हैं, उनको इसकी ज़रूरत है। उनको ज़रूरत किसकी है? मेंटरिंग की ज़रूरत है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। गिफ्टेडनेस समटाइम्स कैन बी अ प्रॉब्लम। देखिए कोई बच्चा गिफ्टेड है और टीचर उसको बोले यार तू तो बड़ा गिफ्टेड है, हैं? तू तो बड़ा लंबा जंप मारता है, इसको याद करके बता, पहाड़ा भी सुना के बता, या इस क्वेश्चन को याद करके। या ये कोई बच्चा है वो याद बहुत अच्छे से करता है, पढ़ता बहुत अच्छा, हम उसको एक तरीके से टीज करें, उसके ऊपर उसको उसको मीन मेक करें कि भैया तुझे ये बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना तू जा और ये हाई जंप भी मार के दिखा। तो कई बार उसके लिए प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं बनने देनी। एज ए टीचर हमारा ये रोल है। क्रॉस एज ग्रुपिंग हम इसमें कर सकते हैं और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया। एबिलिटी ग्रुपिंग जिसको हम कहते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस किया जा सकता है इसमें ग्रुपिंग को। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोनों तरह की थिंकिंग हमने इनको सिखानी है। कुएं का मेंढक, कूप मंडूक नहीं बनाना है कि हर समस्या का बस एक ही हल है। एक समस्या के बहुत से हल हो सकते हैं, ये भी हमें सिखाना है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों तरह की रीजनिंग्स हमें और थिंकिंग्स हमें सिखानी है। अनइवननेस हो सकती है डेवलपमेंट में, डिफरेंट डोमेन्स में। हो सकता है एक बच्चा किसी एक डोमेन में बहुत टॉप पे हो, दूसरे डोमेन में बिल्कुल एवरेज हो, तो उसको हमें इशू नहीं बनाना है। वो नेचुरल चीज है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग एज इट इज, बिकॉज इट इज नेचुरल। It may be due to genetics, it may be due to environment. If it is due to environment, we can still have some scope for improvement, but if it is due to genetics, then we have to accept it as it is. अब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इंक्लूसिविटी की बात करें, चाहे डाइवर्स लर्निंग की बात करें। अब देखिए इनमें इसका मीनिंग क्या है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट रीडिंग, राइटिंग, मैथ और रीजनिंग आर कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, जो हमारी पढ़ने को, लिखने को, गणित को और तर्क को प्रभावित करते हैं, वही क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? डिसलेक्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग डिफिकल्टी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, ग्राफ राइट लिखने से जुड़ा हुआ है, राइटिंग चैलेंज हो गया। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चे का अटेंशन स्पैन ही नहीं बन पाता, फोकस नहीं बन पाता। बच्चा देख लिखने को कुछ कर रहा होता है, उसका ध्यान ही कहीं और चला है, खैली पुलाव पका रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है क्लासरूम में। एडीएचडी हो सकता है। वी हैव टू स्क्रीन दैट। और मैंने आपको बताया कि एक एप्स इसके लिए पर्टिकुलरली एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं। हर स्कूल्स में ये ऐप अवेलेबल है, और इवन तक कि इनकी ओरिएंटेशंस भी टाइम टू टाइम करवाई जाती हैं। तो इन पर उनको जो है वो क्या किया जा सकता है, हम उनको चेक कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी, ऐसी समस्या, ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को जो हम बोलते हैं ना, वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हम अगर मान लो कोई इंस्ट्रक्शन देंगे और अगर वो बहुत ज़्यादा जटिल है तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि इस तरह के बच्चों से प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट, सटीक और छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर उसका नाम पूछना, तो ये नहीं पूछना है कि बताओ भाई आपका, मतलब घुमा फिरा के नहीं पूछना है, कान जो है वो सीधा पकड़ना है, ऐसे घुमा के नहीं पकड़ना है पीछे से, है ना। ये इसमें एक बात आती है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, भाषा को नहीं समझ पाता, बोला क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज हैं। नॉन वर्बल आ गया, जो बच्चा जेस्चर्स को ही नहीं समझ पाएगा। टीचर वहां से जेस्चर कर रहा होगा कि चुप बैठो, या टीचर समझा रहा होगा कि भाई थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, उसको पता ही नहीं चल रहा टीचर बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं। विजुअल परसेप्चुअल डिसिफिट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वीपीडी, यानी कि बच्चा देख करके परसीव ही नहीं कर पाएगा कि वास्तव में ये चीज क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो दिखाई, उस वीडियो में कुछ कंसेप्ट सिखाया जा रहा है और बच्चा उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। ठीक है, जैसे वहां पर मान लीजिए एक आपने जल चक्कर की वीडियो दिखाई, उसमें एक बच्चा है, आप दिखा रहे हैं कि भाई वो बच्चा सीख रहा है, और बाद में आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या सिखाया गया, तो हो सकता है बच्चा समझे कि इसमें तो भाई शाम की कहानी बताई गई है, जो कि नहाने गया था नदी पे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या था उसका? वो जल चक्कर सिखाने का, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये विजुअल परसेप्शुअल डिसऑर्डर या डेफिसिट भी हमें देखने को मिलता है। कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाती है ऐसे बच्चों में जो डिसेबल होते हैं लर्निंग में। पुअर स्पैटियल सेंस इनकी होती है। इसके बाद इनएडिक्वेट टाइम कंसेप्ट इनका होता है, टाइम को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अगर पूछेंगे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अगर 1 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट लगते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने लगेंगे? तो वो बच्चा बता ही नहीं पाएगा। या उसको बोलेंगे सुबह कितने बजे उठते हो, वो बता नहीं पाएगा। खाना कितने बजे खाते हो, वो बता ही नहीं पाएगा। कितने घंटे में आप जो है वो क्या आप जब टॉयलेट जाते हैं तो आप मिनट में वापस आते हैं, घंटे में वापस आते हैं, या दिनों में वापस आते हैं, वो शायद घंटा इसका उत्तर दे देगा। तो इस तरीके की
इनएडिक्वेट टाइम कंसेप्ट उसका होगा, डिफिकल्ट होगा उसको जज करना उसके रिलेशनशिप को, डायरेक्शन रिलेटेड कंफ्यूजन उसमें रहता है, इसमें पुअर जनरल मोटर कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है, इसके बाद हाइपर एक्टिविटी रहती है, मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जो कॉमन टाइप्स है ना लर्निंग के, उसका मैंने एक इन्फोग्राफिक यहाँ पर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं एक तरफ जो है वो उनके नाम है, दूसरी तरफ उनमें क्या डिफिकल्टी आती है और प्रॉब्लम्स आती है, मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया है। यू कैन हैव अ लुक एन दिस ऑन दिस। और जैसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो यह डिफिकल्टी इन हियरिंग डिफरेंस बिटवीन साउंड्स को डिफरेंस नहीं समझ पाता है, प्रॉब्लम विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज आती है इसमें। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या है, डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉब्लम विद रीडिंग मैथ एंड चार्ट सिंबल्स, डिसलेक्सिया सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है, डिफिकल्टी विद मोटर स्किल, ये डिस्प्रेक्सिया, सॉरी ये मोटर स्किल से जुड़ा हुआ है, ये पीछे नहीं था, तो डिस्प्रेक्सिया यहाँ पर नहीं। एक लैंग्वेज का भी होता है प्रॉब्लम जिसको डिस्फेजिया कहते हैं, वो भी पीछे छूट गया था, तो उसको भी हम उसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिएटिव लर्नर्स क्या होते हैं, और ये आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। क्रिएटिव लर्नर्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्रिएटिव हैबिट्स जिनमें है वो क्रिएटिव लर्नर्स है, जिनमें इंक्विजिविटी है, इमेजिनेटिव है, प्रजिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, कोलेबोरेटिव है, वही इमेजिनेटिव लर्नर्स है, सॉरी क्रिएटिव लर्नर्स है। इसका मीनिंग क्या है, लर्नर्स हु शो ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसिस्टेंस, इंक्विजिवनेस, डिसिप्लिन एंड कोलेबोरेशन, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे कि वो कोलेबोरेटिव सॉरी क्रिएटिव लर्नर्स हैं। इसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, मतलब इनकी विशेषताएं क्या है। क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, इंक्विजिटिव मतलब वंडर करते हैं हर चीज को लेकर के, प्रश्न पूछते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं हर एक इन्वेस्टिगेशन को, और चैलेंज करना चाहते हैं एजम्पशंस को। यदि कोई बोलेगा कि भैया बादल आए हैं तो बारिश होगी, तो वो मानेगा नहीं, उसको बाहर जाके देखेगा बारिश में भी कि क्या सच में बादल है ऊपर या नहीं है, ठीक है, वो समझेगा। अगर हम सीधा बोल देंगे कि सूर्य रोज निकलता है, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं यार, जिस दिन बादल बादल होते हैं उस दिन तो होता ही नहीं सूर्य। तो वो उसको उसके अंदर इंक्लूसिवनेस है, इन इन सब चीजों के चलते ही वो क्रिएटिव लर्नर है। ये नहीं है तो वो क्रिएटिव लर्नर भी रिस्क टेकर है। वो ही इज वेरी मच रेडी टू टेक रिस्क, वो रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार रहता है, और रिस्क लेते समय वो हार नहीं मानता, परसिस्टेंस है उसमें, ठीक है, टॉलरेट कर सकता है वो अनसर्टेनिटी को, वो स्टिक कर सकता है डिफिकल्ट टाइम में भी, मतलब ही कैन होल्ड हिज ब्रेथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और डेयरिंग होता है वो डिफरेंट होने के लिए कुछ भी कर सकता है, डेयरिंग भी कर सकता है। कई बार बोलते हैं ना बच्चे, बोलते हैं मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ, दूसरा बोलता है मैं यहाँ से। तो वो मतलब क्रिएटिविटी का कोई लेवल नहीं है, क्रिएटिविटी कैन बी बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन एज वेल। अब ये नॉन कन्फॉर्मिटीज इसमें होती हैं, लव फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इसमें होता है, हाई लेवल ऑफ इंट्रिसिक मोटिवेशन, अंदर से होते हैं बच्चे, इसको इनको किसी की जरूरत नहीं है कि भाई हम नहीं बोलेंगे कि आप ऊपर से जंप मारो, आप देखते रहो ना, ऑब्जर्व करो, देखना जिस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा खुद ब खुद, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की एबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। अगर उसने हिंदी भाषा में कोई रूल सीखा है और उसको लगता है, जैसे उसने स्वर सीखे हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, और अगर उसको बता दिया जाए कि यही स्वर जो अंग्रेजी में भी होते हैं, और जो अंग्रेजी का आर्टिकल्स हैं ए एन, उसमें से एन जो लगेगा वो स्वर की आवाज के साथ लगेगा, बस बच्चा समझ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 1 मिनट में समझ जाएगा कि जहां पर अ आ इ ई उ ए ए ओ औ की आवाज आ रही है वहां पर मैंने एन लगाना है, और जहां पर क से लेके ग तक की आवाज आ रही है, री की आवाज आ रही है, अंग आ की आवाज आ रही है, वहां पर मैंने जो है वो क्या लगाना है, ए लगाना है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो हम क्लासरूम में भी देखते हैं। ओरिजिनलिटी होती है उनके आइडियाज में, एक्शंस में। अगर आप उनसे ना कुछ आइडियाज मांगो कि हम स्पोर्ट्स मीट करने जा रहे हैं स्कूल में, कोई आइडियाज दो, देखना उनके आइडियाज सबसे अलग होंगे, ओरिजिनल होंगे। खेल भी वो ऐसा बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा, वो सोचेंगे कि मैं रिपीट ना करूं। और जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन वो रिपीट करते हैं। वो मान लो एक ने बोल दिया बैट बॉल, दूसरा ही बोल देगा जी बैट बॉल, तीसरा ही बोल देगा बैट बॉल, लेकिन चौथा जो होगा ना वो बोलेगा कि हम सुई धागा रेस करते हैं सर, हम जलेबी रेस करते हैं, हम ये करते हैं, हम बैलून रेस करते हैं, हम बकेट रेस करते हैं, हम ये करते हैं, हम सैक रेस करते हैं। वो अलग अलग आइडियाज देगा। तो टीचर के रूप में हमारा ये काम है कि हम बच्चे को बोले कि भाई नो कॉपिंग, ओनली ओरिजिनल आइडियाज। अब इसमें हमें ये भी देखना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओरिजिनल आइडियाज जनरेट ही नहीं कर सकते, तो वी हैव टू थिंक अबाउट देम एज वेल। हमें उनको भी स्पेस देना है कि वो भी अपने ओरिजिनल आइडियाज के उनको हमें ये फील देना है कि वो जो अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो चलो वो भी उनके लिए ओरिजिनल है, क्योंकि वो नया सोच ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो वही ओरिजिनल हो गया।
है ना। विजनरी होते हैं वो, उनका विजन बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। अब आप हमारे लीडर्स को देख लो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को देख लो, कितने विजनरी थे वो, क्रिएटिव थे ना वो, ठीक है। उस समय अंग्रेजों के जैसे टाइम में अपनी अखबार शुरू कर देना, अपना रेडियो शुरू कर देना, जापान में जाकर देश की स्वतंत्रता की घोषणा करना, ये विजनरी लोगों का काम है, ये क्रिएटिव लोगों का काम है, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। उस समय बहुत सारे लोग तो अंग्रेजों के साथ हो लिए, लेकिन फिर भी देखिए ना, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जो जेलों में भी बंद रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, वहां से पत्र लिखते रहे, वहां से ही उन्होंने इनकलाब का नारा जो है वो बुलंद बुलंद किया, किताबें लिखी, किताबें पढ़ी, बहुत कुछ किया। तो ये क्या चीज है, ये क्रिएटिविटी है, ये हर समय में, हर टाइम पे हमें देखने को मिल जाती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई क्रिएटिव लर्नर्स को? तो देखिए, ओपन एंडेड असेसमेंट्स होती हैं, इसकी एक्टिविटीज होती हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्ले और थिंकिंग को, एनकरेज कर सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग टास्क को, कि भाई ऐसे काम देने जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग काम आती हो, फिर ऐसे टास्क भी देने जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग काम आती हो, और दोनों में जो फिट है वही क्रिएटिव है। इसी तरीके से हमें क्रिएटिव टेस्ट यूज करने हैं, बहुत से टेस्ट बने हुए हैं आज के समय में। इसमें टीचर रेटिंग स्केल्स भी हैं, और कुछ वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, जैसे अल्फा आर्मी टेस्ट है, बीटा आर्मी टेस्ट है, भाटिया बैटरी है, बहुत सारे टेस्ट हैं। इन टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जो हम करना चाहें तो। एनकरेज देम टू शेयर यूनिक आइडियाज, बच्चे को हमें एनकरेज करना है यूनिक आइडियाज के लिए। और वैसे मैं एक चीज और बोलूँ, अगर प्रैक्टिकली ये चीज स्कूल्स में करनी है, स्पेशली इन प्राइमरी स्कूल्स, तो इसके लिए तो एक पर्टिकुलर बंदा अलग से होना चाहिए, या टीचर्स में से ही किसी को ये टास्क दे दिया जाए, उसको ट्रेन करके कि भाई आप ये काम करेंगे। एक पर्टिकुलर ब्लॉक में 50 से 60 स्कूल होते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है कि भाई आप जो है वो एक महीने में लगभग हर स्कूल में जाकर के जो है वो एक टेस्ट कर लें, या BRCCs हमारे पास होते हैं, उनको इसके लिए ट्रेन किया जा सकता है, या उनके अंडर एक जो है वो रिसोर्स ग्रुप बनाया जा सकता है जो ये काम कर सकता है। अदरवाइज एक टीचर के लिए इतना सब पॉसिबल नहीं है कि वो सब काम कर पाए, बट स्टिल ये सब बातें क्योंकि हमारी थ्योरी में है, तो वी हैव टू डिस्कस इट फ्रॉम अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैंने आपके सामने रखा है कि कैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल किया जा सकता है। इसमें IQ टेस्ट भी लिए जा सकते हैं बच्चे के, तो कई बार तो स्कूल में टीचर्स अपने लेवल पे भी ले लेते हैं। इसके बाद रोल ऑफ टीचर्स इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पर टीचर का रोल आ गया। अभी देखिए, अब सबसे पहले तो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है। जब क्लासरूम इंक्लूसिव हो गया, बस सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गए, मिनिमाइज हो गए। एक जगह सारे लर्न कर रहे हैं, सारे सीख रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। बट अगेन इसके लिए टीचर्स और मैन पावर्स तो चाहिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर ये सब कुछ है, इन दैट केस पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का जहां भी नाम आ जाए वहां अपने स्किनर को नहीं भूलना है। स्किनर ने जो है वो दोनों तरह के रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और स्किनर के बाद फिर आगे इसके स्टूडेंट ने ही जो है वो इस काम को आगे बढ़ाया था, और इसको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में इसको बदला था। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। कोलैबोरेशन की हम बात जब करते हैं तो उससे भी ये मिनिमाइज होते हैं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की, जिसकी मैंने शुरू में ही बात कर दी, कि टीचर्स में से ही कुछ आइडेंटिफाई कर लिया जाए, एक रिसोर्स ग्रुप, और उनको प्रोफेशनली डेवलप किया जाए इस तरीके के टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, इस तरीके के टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर उनको कहीं जो है वो उनका उनको जो है वो किया जाए टेस्ट को, और उनका एक डाटाबेस तैयार करके उसका लाभ बच्चों को मिल सकता है। अब कंक्लूजन हम लास्ट में देखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नेचुरल एंड वैल्यूएबल. Early identification and supportive measures ensure holistic growth. A sensitive, informed, and flexible approach by teacher makes all the differences वेरी मच मिनिमाइज्ड. और इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी लर्नर इज अ स्टार इन देयर ऑन स्काई एंड आवर जॉब इज टू हेल्प देम शाइन. हर बच्चा जो है वो अपने 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 स्वर्ग का सितारा है, हमारा काम सिर्फ उसको चमकने में बनना उसका सहारा है। बस इस बात का हमें समझना है कि वो अपने स्वर्ग का सितारा है, हमारा काम सिर्फ बनना उसका सहारा है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बीइंग अ टीचर वी आर वेरी मच सक्सेसफुल, अदरवाइज वी आर नॉट सक्सेसफुल. रेफरेंसेज आप कुछ देख सकते हैं, एनसीईआरटी से हैं, यूनेस्को की गाइडलाइंस हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, और टेक्स्ट बुक्स हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन के। कुछ वेब सर्चेज भी इसमें मैंने यूज़ की हैं. थैंक यू सो मच. एक लास्ट होम टेकिंग मैसेज हम सभी के लिए. व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड. जब भी आप हार मानने की सोचे ना किसी भी काम से, आपने बस ये सोचना है कि मैंने शुरू क्यों किया था, वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है. ठीक है. अब मैं जब इस वीडियो को बनाते बनाते थक जाता हूँ, आपके उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर मैं जब सोचता हूँ कि मैंने बंद कर देनी है वीडियो बनाना, तो मैं सोचता हूँ नहीं यार छोड़िए, मैंने स्टार्ट क्यों किया है, मैंने आपके रिस्पॉन्स के लिए स्टार्ट नहीं किया है, मैंने ये अपने लिए स्टार्ट किया है, फॉर माई सेल्फ, जिसको हम कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन. तो फिर लगता है कि नहीं यार, अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ है तो फिर रिस्पॉन्सेज डजेंट मैटर. ओके, थैंक यू सो मच. बट स्टिल इफ यू लाइक इट यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स, बिकॉज इट
it encourages and it makes us feel motivated. So thank you so much. इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।